हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे स्केलेटल सिस्टम को, प्लस हमने उसके डिसऑर्डर्स को भी कवर किया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। आज इसका पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। तो मेरा नाम है रिबा जमशेद और इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं देखने मिलता कि सपोज़ करो किसी का हाथ कट गया है तो पता चला उसमें से एक नया हाथ निकलकर आपको हाय बोल रहा है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करते, हम प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो विविपेरस है। वी ऑल नो ये सीधा अपनी संतानों को जन्म देते हैं, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उन्हें जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। पर जो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने अंडों को जन्म देते हैं, तो उनका जो पेरेंटल केयर है वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है। तो विविपेरस इज़ वेरी मच बेटर देन ओविपेरस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस अगर फीमेल में हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, और अगर गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम। तो सबसे पहले जब प्यूबर्टी आएगी तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट तो ये हो गया गैमीटोजेनेसिस। अब बात आती है उनके ट्रांसफ़र करने की। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जब स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन। फिर इंसेमिनेशन तो हो गया मेल गैमीट का। अब बात आती है उन दोनों की फ्यूज़न करने की। तो जब मेल गैमीट का फ्यूजन होता है फीमेल गैमीट के साथ तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉर्म होता है जाइगोट। जब जाइगोट में और ज़्यादा डिवीजन होते हैं तो उससे एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज बनती है एक सेल की। तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये इसलिए होता है ताकि ये जो हमारा बना है ब्लास्टोसिस्ट ये अपना न्यूट्रिशन इससे ले सके यूट्रस की वॉल से। अब यूट्रस की वॉल से ये इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हमने इसको बोल दिया। अब बात आती है गेस्टेशन की। तो गेस्टेशन ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का होता है, जहाँ पर जो बेबी होता है वो मदर की वॉर्म के अंदर होता है और उसका जो डेवलपमेंट है वो मदर की वॉर्म में ही चलता रहता है। फिर बात आती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी के प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन, जिसके थ्रू बेबी मदर की वॉर्म से बाहर आ जाता है। तो ये है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। पहला हमने पढ़ा गैमीटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर उनके ट्रांसफ़र को बोलेंगे इंसेमिनेशन। फिर जब वो दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज़ होने के बाद जब वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट की जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी तब वो अपने आप को यूट्रस की वॉल में अटैच कर लेगा, बिल्कुल धस जाएगा उसके अंदर। उस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। फिर आगे का गेस्टेशन पीरियड चलेगा 9 मंथ्स का, और जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद पार्चुरेशन आ जाएगा, डिलीवरी ऑफ बेबी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इसकी सीरीज़, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आपको वो सिंपली अरेंज करने के लिए बोल देगा कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है।
है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है और इसमें टेस्टीज होती हैं, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अच्छा, बहुत से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे अगर पूछो कि मेल गैमेट क्या है तो वो टेस्टीज ही बोल देंगे, या फिर अगर उनसे पूछो कि फीमेल गैमेट क्या है तो वो ओवरी बोल देंगे। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मेल गैमेट बोलते हैं स्पर्म को, फीमेल गैमेट बोलते हैं ओवम को, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं टेस्टीज के बारे में। तो दे रखा है इसमें कि द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes 2 to 2.5 degree lower than the normal internal body temperature. तो दे रखा है कि जो टेस्टीज होती है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ये रही टेस्टीज और वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है एक एब्डोमिनल पाउच में, जिसको बोला गया है स्क्रोटम। इस पार्ट को बोलते हैं स्क्रोटम, जिसमें टेस्टीज होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों बॉडी के बाहर होती है? तो इसलिए क्योंकि इनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो दे रखा है कि नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इन अडल्ट्स ईच टेस्टीज इज ओवल इन शेप। टेस्टीज ओवल होती है शेप में, इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टीज के बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिस कवरिंग का नाम तो इसमें नहीं दे रखा, पर उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ईच टेस्टीज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टीज के अंदर 250 के करीब टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। सपोज करो अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि एक टेस्टीज के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। पर एग्जामिनर अगर पूछे कि एक मेल के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर मेल के अंदर 2 टेस्टीज होती हैं। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से, उसका आंसर ना कमेंट करना कि टेस्टीज और ओवरी में से, इन दोनों में से तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है साइज में, ठीक है। तो इसका आंसर कर देना मुझे। आगे बढ़ते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकती हैं। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि सपोज करो ये है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, टीबी है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, और इसके अंदर प्रेजेंट है 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं, और दूसरी सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल स्पर्म के प्रोडक्शन करता है, पर सर्टोली सेल ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो आगे यही लिखा है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन।
मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, पर जो सर्टोली सेल होती है वो इसको न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे दे रखा है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो रीजन है ना, इस रीजन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल, जो कि मेल हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजन इसका फॉर्मेशन करती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, तो इसको याद रखिएगा और इसकी लोकेशन को भी याद रखिएगा। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ये वाला रीजन इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है और इस रीजन के अंदर होते हैं लेडिक सेल जो कि एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब वहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं सो दैट वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे मेल एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो ये जो डक्ट्स दे रखी है ना आगे, इनकी सीक्वेंस ज़रूर याद रखना। ठीक है, और इनकी जो सीक्वेंस है वो टेस्टिस से आउटवर्ड की तरफ है। दे रखा है कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। फिगर देख लेते हैं इसकी। तो फिगर में दे रखा है रेडिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स of testes open into vasa efferentia through रेडिटेस्टिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासा इफ्रेंशिया में ओपन होती है रेडिटेस्टिस के थ्रू, और वास इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ देती है और ओपन होती है एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस की लोकेशन दे रखी है कि वो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनिए, पोस्टीरियर सरफेस में, इसमें एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको एंटीरियर बोल सकता है। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस ओपन होती है आगे जाकर और बनाती है वास डिफरेंस को। और वास डिफरेंस के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि जो वास डिफरेंस है वो एब्डोमेन में जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड जाकर वो लूप बनाती है। ठीक है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एन इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब वास डिफरेंस होता है, आगे जाकर सेमाइनल वेसिकल से जाकर फ्यूज़ कर लेता है। तो एक तो डक्ट हो गई वास डिफरेंस की, ठीक है, एक डक्ट हो गई वास डिफरेंस की, दूसरी डक्ट हो गई सेमाइनल वेसिकल की। तो इससे जाकर एक डक्ट बनी, नई डक्ट, जिसको बोल दिया इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये दे रखी है इसकी स्पेलिंग, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ducts, that is seminal vesicle and second is vas deferens। ठीक है, these ducts store and transport the sperms from testes to outside through urethra। इन ducts का फंक्शन क्या है? तो ये टेम्पररी स्टोर करती है स्पर्म को, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से बॉडी के आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। किडनी में जो यूरिन बनती है ना, वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर हो जाता है, और एक लेवल तक जब ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता रहता है, तो जब वो ब्लैडर
फुल होने की कगार पर होता है तब वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और फिर नीड पड़ने लगती है वॉशरूम जाने की। तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो बाहर की साइड होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये रहे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। इसके अंदर होती है 1 से लेकर 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जाती हैं और खुलती हैं रेडी टेस्टीज में। रेडी टेस्टीज क्या है, तो ये एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, मतलब ये कई सारी डक्ट्स जब उलझ जाती है ना तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इट इज़ कॉल्ड रेडी टेस्टीज। ये वाले पार्ट को कहा गया है रेडी टेस्टीज। ये जाकर खुलती है वास इफ्रेंशिया में, और वास इफ्रेंशिया ऐसी डक्ट है जो कि टेस्टीज छोड़ती है और जाकर खुलती है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस टेस्टीज के पोस्टीरियर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। आगे जाकर ये बनाता है वास डिफरेंस जो कि एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के आसपास ये लूप बनाती है, ठीक है। और आगे जाकर ये जुड़ती है सेमाइनल वेसाइकल के साथ, तो फॉर्मेशन होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट का। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे डायग्राम में। तो देखो ये वाली जो डक्ट है ना वो है वास डिफरेंस, ये वाली जो मैंने मार्क की है, और ये डक्ट जाकर जुड़ी सेमाइनल वेसाइकल से। तो सेमाइनल वेसाइकल को भी मैं मार्क कर देती हूँ रेड मार्कर से। तो एक डक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये रही वो डक्ट, और इसी को बोला है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये रहे किडनी से निकलते हुए 2 यूरेटर, ये भी यूरेटर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें है प्रोस्टेट ग्लैंड, बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, और ये वाले पार्ट को बोला है यूरेथ्रा। और इसके आगे वाले पार्ट को मैं आपको बता चुकी हूँ, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। आगे जो ये स्किन है पेनिस की, इसको बोलते हैं फोर स्किन, और ये जो आगे फूला हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ओके। अब ये जो मैंने इसके नोट्स बनाए ये आप भी बना सकते हो ताकि रिवाइज आप अच्छे से कर पाओ। ये मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो रेटिटेस्टिस के थ्रू वास इफ्रेंशिया में ओपन होती है, और वास इफ्रेंशिया लीव करती है टेस्टिस को और ओपन होती है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस की लोकेशन दे रखी है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है टेस्टिस के। फिर एपिडिडाइमिस बनाती है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस में जब सेमेनल वेसाइकल आकर जुड़ती हैं तो फॉर्म करती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है, तो पहली चीज़ तो वो इसकी सीक्वेंस पूछ सकता है, ठीक है। या फिर वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी मेल डक्ट है जो एब्डोमिनल में आकर ब्लैडर के चक्कर लगाती है, उसका आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस, और ये आगे जाकर बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट को। या फिर वो पूछ सकता है कि बताओ कि कौन सी ऐसी डक्ट है जो कि टेस्टिस को छोड़कर उससे बाहर निकलती है, तो वो हो जाएगा वासा इफ्रेंशिया, ओके। या फिर वो पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसी कौन सी डक्ट है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलती है, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करती है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा रेटिटेस्टिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर इससे पूछ सकता है। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये वाला डायग्राम हम देखते हैं बाद में। पेनिस होता है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और ये स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना होता है। एंड व्हेन एक मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो ये जो स्पेशल टिश्यू है ये हेल्प करते हैं पेनिस को इरेक्ट करने में, एंड इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। द एनलार्ज end of penis called glans penis
is covered by loose fold skin that is called foreskin. देखो, तो ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोला गया है ग्लास पेनिस, और ये जो पेनिस होता है इट इज कवर्ड विद लूज स्किन जिसको बोलते हैं फोरस्किन. ठीक है. फिर आगे ग्लैंड्स के बारे में दे रखा है. तो हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी, सेमाइनल ग्लैंड, प्रोस्टेट और बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड. सेमाइनल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल की जो ग्लैंड होती है वो 2 होती है नंबर में, मतलब एक पेयर होता है बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड का, और एक होती है प्रोस्टेट सिंगल होती है, बाकी दोनों जो होती हैं वो डबल होती हैं. Secretion of these glands constitute seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. इन तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. जो बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के. ठीक है. अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स. मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सपोज अगर मेल की बात करें तो उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट दैट इज़ कॉल्ड एज स्पर्म्स. और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरीज, जो कि प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट को, जिसको बोलते हैं ओवम, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. और गैमीट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. टेस्टिस में जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिसको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को. ठीक है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. मतलब अगर मेल में गैमीट्स बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑन द अदर हैंड अगर फीमेल में ओवम बन रहा है, फीमेल में फीमेल गैमीट बन रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे oogenesis. और ये वाला जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्यूबर्टी में ऑन हो जाता है. द स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number. सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जिसको हमने मेल जर्म सेल भी कहा है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है नंबर में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा. आप लोगों ने देखा होगा जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनके अंदर भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो अपने आप को नंबर में बढ़ाती रहती हैं, तब वो आगे डिवीजन में जाती है, आगे प्रोसेस में जाती है. ठीक है. ईच स्पर्मेटोगोनियम इज़ डिप्लॉयड. हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है नंबर में 2n होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. अब कुछ मेल जर्म सेल्स में से जो आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है उनको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है. जो पीरियोडिकली अंडरगो म्योसिस. अब इसमें म्योसिस होगा. म्योसिस भी 2 पार्ट्स में होता है, म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड. म्योसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने नंबर को आधा कर लेता है, मतलब 46 से वो 23 हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो म्योसिस. अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन इसको इसलिए कहा है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर 46 से अब सिर्फ 23 रह गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसकी वजह से 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिसको बोल दिया गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच हैव 23 क्रोमोसोम्स ईच.
अब क्या होगा, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगी सेकेंड मियोसिस। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्योटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड दूसरी बार मियोसिस हुई तो 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बने जिसको बोल दिया गया स्पर्मेटिड्स। ये याद रखिएगा कि स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्म्स नहीं है, ठीक है। स्पर्मेटिड इमोटाइल होता है। आगे दे रखा है द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्म्स में, ठीक है। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो अपने आप को सर्टोली सेल से जाकर जोड़ लेता है ताकि वो उससे अपनी बेसिक न्यूट्रिशन और नरिशमेंट ले सके। और सर्टोली सेल सिर्फ न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं करती स्पर्म को, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर भी इसको प्रोवाइड करती है जो कि स्पर्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्म को सब कुछ मिल जाता है सर्टोली सेल से तो वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में कंफ्यूज मत होना। डायग्राम में देख लेते हैं, ये एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का डायग्राम है। इसमें कुछ स्पर्मेटोगोनियम मिलेंगे आपको बेस पर, बीच बीच में सर्टोली सेल मिलेंगे, ठीक है। ये रहे स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बने तो स्पर्मेटिड ने अपने आप को सर्टोली सेल से जाकर अटैच कर लिया और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन गया। पीछे एक डायग्राम और था इसका, वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का व्यू, इसका डाइसेक्शन करके दिया गया है। इंटरस्टिशियल सेल्स दे रखी हैं बीच में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। हमें कुछ स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं, इसमें कुछ स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बीच बीच में सर्टोली सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस डायग्राम में इतना ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एक मेल में प्यूबर्टी की एज आती है तब एक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। एक LH, दूसरा FSH। LH क्या करता है, LH लेडिक सेल पर काम करता है और लेडिक सेल आपको पता है मेल हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं उसको रिलीज करती है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो एंड्रोजन होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है। दूसरी तरफ जो FSH है वो सर्टोली सेल पर काम करता है और स्टिमुलेट करता है कि वो कुछ फैक्टर्स, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रीट करे और हेल्प करे स्पर्मियोजेनेसिस में। अब आगे दे रखा है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो इस जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना वो कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसके सबसे आगे इसके जो हेड होता है स्पर्म का, इसमें होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम इज लाइक अ बिग लाइसोसोम, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी की जो मॉडिफिकेशन होती है उससे बनता है और इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। इसके पास होते हैं न्यूक्लियस और इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसके पास,
सेंट्रियोल, ठीक है, क्योंकि जो ओवम होता है ना उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता, तो जो स्पर्म होता है उसको अपना सेंट्रियोल देता है और आगे की प्रोसेस होने में उसकी मदद करता है। इसके अलावा इसमें है नेक और मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और इसके पास एक हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होती है। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड के पास एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। हमने एक्रोसोम के बारे में पढ़ लिया है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous mitochondria. मिडिल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, और ये एसेंशियल होते हैं स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। ए नॉर्मल मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस। एक नॉर्मल मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग कोइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज होना चाहिए और एटलीस्ट 40% स्पर्म्स में विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो फीमेल को दोष दिया जाता है कि फीमेल में ही कुछ खराबी होगी, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जहाँ पर मेल में कुछ प्रॉब्लम होती है कि फॉर एग्जांपल उसके स्पर्म्स का जो काउंट है वो कम है या फिर इसका जो स्पर्म है वो विगरस मोटिलिटी शो नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद स्पर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से और फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एसेसरी डक्ट्स के द्वारा, जैसे कि रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। इन सब का जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म को मैचुरेशन प्रोवाइड करता है और उसकी मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। अब दे रखा है कि सीमेन किसे कहते हैं, तो सीमेन में स्पर्म होता है, इसके अलावा सेमाइनल प्लाज्मा होता है जो ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं सीमेन। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या करता है, इनके फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, किसके, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के और ग्लैंड। तो आज की क्लास को करते हैं यहाँ पर समाप्त। बाकी का जो चैप्टर ड्यू है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।